हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड मैप चैनल और मैं हूं जवाहर सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, साथ ही आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं है या नज़दीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है इसमें कि क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जाने की संभावना है वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सदर्न रेलवे का ये एग्ज़ाम हुआ था, है ना। यह है मदुरई डिवीज़न का। तो मदुरई डिवीज़न में ये जो पेपर है ये हुआ था आपका 5/5/2026 को, ठीक है। 5 मई 2026 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका हम डिटेल से आज एनालिसिस करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें आज हम टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसका आज हम पार्ट 1 जो है इसमें कवर करने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम यहाँ पर ये अलग जो जितने हमारे 50 क्वेश्चन और बचेंगे उसको इसमें कवर करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए टाइप में पूछे गए हैं, और या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे जो है आपके फैक्चुअल बेस पे पूछे गए हैं। पहला इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब देखिए, एक तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ हिंट के तौर पे कि फुल फॉर्म से आपके हमेशा सीसीटीसी में कम से कम जो है वो 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 7 क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, और उसके लिए मैंने एक वीडियो अच्छे से बनाई है। अब इसमें जो है पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसके बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारत में कब लागू हुआ था, भारत में कब ये लागू हुआ था। तो ये डेट हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आप याद रखना है, यानी कि 1 जुलाई 2017 को। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ये आपका घूम फिर के क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो परसेंटेज है यहाँ पर जो है वो जीएसटी कितना कितना प्रतिशत लगता है ना। जैसे 12%, 5%, 12% हो गया, 18% हो गया, और 28% हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये स्लैब बनाए गए हैं। और इसमें जैसे जो हम घरेलू उपयोग में वस्तु लाते हैं ना, घरेलू उपयोग में, या आपकी जो पैकेज्ड, जो भी पैकेज्ड जो आप खाद्य पदार्थ देखते हैं, खाद्य पदार्थ है ना, उन पर ये जो है ये वाली जो वस्तुएं हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है। और 12% और 18% आपको ध्यान रखना है। ये शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो अधिकांश जो आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है, अधिकांश जो भी आपकी साधारण वस्तुएं जो बचती है इसमें, वो सब के सब 12% और 18% में आती है। चाहे आपकी सेवाएं हो, है ना, चाहे आपका कोई वाहन हो, या कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये किसी में आते हैं 12% और 18%। बाकी भाई 28% उसी में आएगा भाई, जो या तो ख़तरनाक चीज़ें होगी या कोई लग्जरी होगी, है ना, लग्जरी, या जो तंबाकू या कोई नशीले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं इसमें जो है ये 28% जो है इसमें जीएसटी लगता है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा इसमें क्या आता है कि भाई हमें और फैक्ट के तौर पे क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो ये जो जीएसटी जो मॉडल है ये कनाडा के से लाया गया है ना। और अगर मैं इसकी बिल पारित की बात करूं तो सबसे बिल पारित करने वाला जो पहला जो स्टेट था वो कौन था इसमें, असम। ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर ये तो बिल पारित करने वाला था, लेकिन अगर मैं लागू करने की बात करूँ, है ना, लागू करने वाला अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूँ वो कौन सा था, तेलंगाना। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। बाकी इसके बहुत सारे फैक्ट हैं कि भाई गठन कब हुआ था, है ना, किस आर्टिकल के तहत हुआ था, या पारित कब हुआ था, है ना, या सॉरी किस संशोधन के तहत ये पारित हुआ था। अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूँ, जीएसटी अगर काउंसिल की मैं बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, NDLS यानी कि नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो वारफे जो शुल्क होता है ये कब लागू होता है। वारफे चार्ज आर एप्लीकेबल व्हेन। तो मैंने बताया था एक तो आपका होता है डेमरेज चार्ज। क्या होता है आपका, मैं DC लिख देता हूँ डेमरेज चार्ज को, ठीक है, और वारफेयर चार्ज को मैं लिख देता हूँ WC। तो डेमरेज जो चार्ज होता है ये तो देखो ध्यान रखना, जब भी हम लोडिंग की बात करें या अनलोडिंग की बात करें, लोडिंग या अनलोडिंग, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको एक फ्री टाइम दिया जाता है कि भाई लोडिंग का समय फ्री टाइम कितना रहेगा या अनलोडिंग का फ्री टाइम कितना रहेगा। इसके बाद भी जो पार्टी होती है, ठीक है, अगर वो जो माल है उसको जो है वो रोक के रखती है ना, रोक कर अगर रखती है तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है उसको बोलते हैं डेमरेज चार्ज। यानी कि लोडिंग अनलोडिंग फ्री टाइम के बाद भी अगर पार्टी द्वारा माल को अतिरिक्त समय के लिए रोकती है या रोक कर रखती है तो यहाँ पर जो शुल्क लगाया जाता है उसी को बोलते हैं हम डेमरेज चार्ज। और इसका जो बेस प्राइस होता है, इसका जो बेस जो प्राइस होता है, बेस जो फेयर होता है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं,
बेस आपका जो फेयर होता है वो कितना होता है, ये जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट हैं वही चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 150 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर इसका बेस फेयर है। अब इसी प्रकार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है वारफेयर चार्ज। वारफेयर चार्ज क्या कहता है कि भाई मान के चलो लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो आपने लोडिंग या अनलोडिंग के लिए आपने फ्री टाइम तो दिया ही था, उसके बाद आप क्या करते हैं जो आपने माल उतारा है तो उस माल के लिए भी यहाँ पर आप क्या करते हैं कुछ फ्री टाइम देते हैं कि भाई आप इतना ये माल जो है इतने समय के लिए जो है आप रेलवे परिसर में रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर जो है जो फ्री टाइम दिया है उसके बाद भी जो अलग से समय वो लगाता है या माल नहीं हटाता है तो उसी के लिए बोलते हैं हम वारफेयर चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान शुल्क। ठीक है, तो स्थान शुल्क इसका याद रखना है। स्थान शुल्क का मतलब समझ रहे हैं कि भाई अगर फिर भी वो स्थान घेर कर रखती है फ्री टाइम के बाद, माल को उतारने के बाद जो भी फ्री टाइम मिलता है उसके बाद जो स्थान शुल्क आप एक्स्ट्रा और समय तक रखते हैं वहाँ पर, तो ध्यान रखना उस दौरान जो है चार्ज लगा जाता है, उसको बोलते हैं वारफेयर चार्ज। अब यहाँ एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें पूछी जाती है डेमरेज चार्ज और वारफेयर चार्ज के बारे में। अब एग्ज़ाम में सीधा सीधा आपका ये पॉइंट आता है कि मान के चलो आपका देखो बेस प्राइस तो ये ध्यान रखना ही है आपको। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है ये भाई 150 रुपये पर घंटा और पर वेगन, यानी कि एक वेगन का 1 घंटे के हिसाब से 150 रुपये यहाँ पर जो है वो डेमरेज चार्ज लगाया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मान के चलो अगर फ्री टाइम के बाद अगर 6 घंटे तक अगर आप जो है यहाँ पर अगर किसी सम्मान को रोक कर रखते हैं पार्टी के द्वारा, तो आपको यहाँ पर जो है वो बेस रेट के तौर पर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। बेस रेट का मतलब समझ रहे हैं, ये जो बेस रेट यहाँ पर मैंने लिया है 150 रुपये पर घंटे के हिसाब से, पर वेगन के हिसाब से। तो अगर फ्री टाइम के बाद भी अगर 6 घंटे अगर आप ऐसे रोक कर रखते हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चार्ज लगेगा। फिर आता है आपका 6 घंटे से लेकर अगर 12 घंटे तक अगर आप रोक के रखते हैं तो बेस रेट तो आपका लगेगा ही लगेगा, और प्लस आपको यहाँ पर जो है 10% आपको अलग से देना पड़ेगा। और अगर आप 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रोक कर रखते हैं तो बेस रेट का यहाँ पर प्लस आपको 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से 24 घंटे से लेकर अगर आप 48 घंटे तक रोक कर रखते हैं तो बेस रेट प्लस आपको 50% देना पड़ेगा। और 48 घंटे से लेकर अगर आप 72 घंटे तक आप रोक कर रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो बेस रेट है ना, इसका यहाँ पर जो आपको 2 गुना चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर 72 घंटे से भी अगर आप अधिक रोक कर रखते हैं तो जो आपका बेस रेट है, बेस रेट का यहाँ पर 3 गुना आपसे अलग से चार्ज जो है वो लिया जाएगा। तो ये सारा जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर चीज़ें आपके एग्जाम में एक तो ये पॉइंट पूछा जाता है, बेस फेयर कितना होता है, डेमरेज चार्ज और वारफेयर चार्ज किसे कहते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उतारने के बाद निःशुल्क समय से अधिक समय तक माल अगर प्लेटफॉर्म पर रहता है, तो मैंने बोला स्थान याद रखना, तो स्थान के मामले में यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द हेडक्वार्टर ऑफ साउथर्न रेलवे इज़ लोकेटेड एट, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा, चेन्नई में। इसी प्रकार से ये सारा फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार जो है क्लास में भी बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। अगर मैं उत्तर रेलवे की बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, यानी कि NDLS। ठीक है, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करूँ तो इलाहाबाद है। ठीक है, NCR का मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद है। और अगर मैं मध्य रेलवे की बात करूँ तो कहाँ पर है, मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। कहाँ पर आ जाएगा आपका, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसी प्रकार से अगर मैं पूर्वी रेलवे की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। और अगर मैं पूर्वी मध्य रेलवे की मैं बात करूँ तो यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में। और पूर्वी तटीय की अगर मैं बात करूँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे की मैं बात करूँ तो कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं NER की मैं बात करूँ तो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, गोरखपुर में। और अगर मैं पूर्वी सीमांत की बात करूँ तो कहाँ पर है, गुवाहाटी में। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं। और अगर ये मैप आपको याद है तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। NWR का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और अगर मैं इधर पश्चिम मध्य की मैं बात करूँ तो कहाँ पर है, जबलपुर में, जबलपुर में। और अगर मैं पश्चिम मध्य की रेलवे की बात करूँ तो कहाँ पर है, मुंबई के चर्च गेट में। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा, हुबली। ठीक है, और अगर मैं साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। और साउथ कोस्ट रेलवे की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। और साउथ रेलवे की अगर मैं बात करूँ कहाँ पर है, चेन्नई में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ECR की, तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा हाजीपुर, और यहाँ पर आ जाएगा बिलासपुर। क्या आ जाएगा, बिलासपुर। और बाकी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कोलकाता। तो इस प्रकार से ये सारे जो पॉइंट हैं आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका सही होएगा।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। अब देखो इंग्लिश के ये क्वेश्चन पूछे गए, तो जनरली सिंपल सा क्वेश्चन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, और इसका पूछ रहा है उल्टा एंटोनिम, तो वास्तविक का उल्टा क्या होगा, फेक होगा, नकली होगा, गलत होगा, है ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेक। ऑथेंटिक, रियल या ट्रू, रियल का मतलब होता है वास्तविक, ऑथेंटिक है ना प्रमाणित, प्रमाणित, ट्रू का मतलब जो सत्य होता है ना, सही होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा फेक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है मंथली सीजन टिकट इज़ इन इंडियन रेलवे आर वैलिड फॉर। तो भारतीय रेलवे में जो मासिक सीजन टिकट होता है वो कितने दिनों के लिए वैध होता है। देखो सीधा सा फंडा है, यहाँ पर आपसे सीधा और साधारण भाषा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मासिक जो सीजन टिकट अगर आप देंगे तो मासिक का मतलब क्या होता है, मंथली होता है, और मंथली में कितने दिन होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर 30 दिन होते हैं। लेकिन ये चीज़ तो चलो ठीक, अच्छी बात है कि भाई इसने आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है तो हमारा एक नंबर पक्का हो गया। लेकिन अगर आपसे थोड़ा बहुत अगर वो टेढ़ी चीज़ें पूछता है ना, सीजन टिकट, तो सीजन टिकट जब भी हम पढ़ेंगे तो इसका पहला तो पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि भाई या तो ये जो सीजन टिकट है या तो सेकंड क्लास के लिए जारी किए जाते हैं, और यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास के लिए जारी किए जाते हैं। तो 2 क्लास है, तो आपको ये याद रखनी है, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, 2 क्लास के लिए जारी किया जाता है। अगर मैं इसके रंग की बात करूँ, यानी कि सेकंड क्लास के मैं रंग की बात करूँ, तो ये पीले रंग का होता है, और ये जो आपका होता है किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो ये रंग भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। लेकिन सीजन टिकट में सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो है MST, ठीक है। और MST में आप सभी लोगों को पता है, तो पहले तो आपका ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि अगर आपसे मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूँ तो 10 किलोमीटर, यानी कि कम से कम 10 किलोमीटर के लिए जारी होता है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो ये आप सभी लोगों को पता है 50 किलोमीटर के लिए, ठीक है, जारी होता है। इसके बाद जो हमारा आता है MST में, MST में देखो, MST में अगर मैं क्लास की बात करूँ तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए जारी किया जाता है। और अगर किलोमीटर की बात आएगी तो मैक्सिमम 150 किलोमीटर के लिए। ये तो यहाँ तो क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि अगर सेकंड क्लास की आप MST बनाते हैं तो उसके लिए जो फ्री अलाउंस है, जो आपका फ्री अलाउंस है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये याद भी रहे। अगर मैं फ्री अलाउंस की बात करूँ तो इसके लिए तो फ्री अलाउंस होता है 10 kg, और इसी का अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूँ तो इसके लिए फ्री अलाउंस कितना होता है, 15 kg। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा इसमें क्या है जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, फेयर। तो अगर मैं सेकंड क्लास का मिनिमम फेयर बात करूँ तो कितना है, 100 रुपये, और अगर मैं फर्स्ट क्लास की फेयर की बात करूँ तो कितना है, 270 रुपये। तो ये वाला जो फेयर वाला पॉइंट है ये भी दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मार्जिनल अलाउंस। मार्जिनल अलाउंस में आपको याद रखने दोनों कंडीशन में जो है वो सेम होता है। मार्जिनल अलाउंस में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों कंडीशन में 5-5 kg होता है, ठीक है, कितना होता है, 5-5 kg। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि से और ये पूछा जा सकता है कि भाई जो MST का आप आई कार्ड यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इसका रेट कितना होता है, इसकी दर कितनी होती है, तो ये 1 रुपये का बनता है, ठीक है। और ये वैलिड कितने दिन के लिए होता है भाई, आपने देखा होगा जनरल जब आप टिकट बांटते होंगे जहाँ पर STVA नहीं है अभी तक, ठीक है, तो वहाँ पर ये MST बनाते होंगे तो MST का मिनिमम फेयर आप सेकंड क्लास का कितना लेते होंगे, 100 रुपये लेते होंगे। लेकिन जो आपको ID कार्ड वो शो करता है तो आज के बाद ये ध्यान रखना कि उसकी जो दर होती है वो 1 रुपये होती है, और वैलिडिटी कितनी होती है, 7 साल होती है। तो ये तो इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सीजन टिकट में एक तो आपका आता है इज्जत MST, ठीक है, आपको इज्जत देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कवर करना है। तो MST, इज्जत MST में क्या होता है कि पहले तो ये है कि इज्जत MST किसके लिए जारी की जाती है, तो जैसे मजदूर होते हैं, है ना, ये काम करने वाले जो लोग होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। फिर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसमें उनकी मैक्सिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, तो जिनकी भी मैक्सिमम इनकम 1500 रुपये है उनके लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इज्जत MST जारी की जाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मैं क्लास की बात करूँ तो इसमें केवल और केवल जो है वो सेकंड क्लास जो है वो उसके लिए जारी किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, कंफ्यूज मत करना इसमें, ठीक है। और इस सेकंड क्लास का जो रुपये यहाँ से लिया जाता है इनसे, वो कितना लिया जाता है, 25 रुपये। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से रिविज़न करा देता हूँ, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो आप इन सब चीज़ों में जो है वो गलती ना करें। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, क्लास भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, देखो MST की बात आई है तो 150 किलोमीटर के लिए जारी होगा, ये मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो इज्जत MST वाला जो भी टिकट धारक होगा वो मेल एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर क्या होगा, वैध होगा, ठीक है। बाकी आपसे एग्जाम में ये 3 पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है फ्री MST। क्या आता है मेरे भाई, फ्री MST। इसीलिए मैंने आज सिर्फ और सिर्फ इसमें 50 क्वेश्चन लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती, पर लेकिन हमें पढ़ना जो चीज़ है वो तरीके से पढ़ना है, जो कि एग्जाम में भी हमें थोड़ा बहुत उस चीज़ का फ़ायदा दे। अब यहाँ पर आता है छात्र, ठीक है। अगर छात्र जो है वो 10वीं तक पढ़ रहा है, 12वीं तक,
उसके लिए 12वीं तक अगर पढ़ रहा है तो वहाँ पर फ्री एमएसटी उसके लिए जारी की जा सकती है। लेकिन छात्रा के मामले में ये ग्रेजुएशन तक यहाँ पर इसको दिया जाता है, ग्रेजुएशन तक, ठीक है। तो दोनों ये आपको जो पात्रता है वो याद रखनी है। और क्लास के मामले में इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ये सेकंड क्लास के लिए जारी किया जाता है, लेकिन कैसी? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। हो सकता है आपसे वो कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दे, तो अगर थोड़ा सा डीपली पूछे तो ऑर्डिनरी याद रखना, वैसे सेकंड क्लास इसमें भी ध्यान रखना। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो फ्री एमएसटी है भाई ये किसके लिए जारी की जाती है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना है। हम यहाँ पर छात्र और छात्राएँ पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना ये विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फ्री एमएसटी। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो या आप एमएसटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एमएसटी के मामले में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभार जो है आपसे ये पूछा जाता है कि जब ये जो एमएसटी है अगर ये विद्यार्थियों के लिए अगर, तो इसमें जो है वो एज फैक्टर रहता है। एज फैक्टर क्या है कि मान के चलो कोई जनरल का बंदा है तो यहाँ पर वो 25 साल तक, और यहाँ पर दूसरी बात अगर कोई एससी या एसटी का कोई बंदा है, कोई छात्र है तो उसे 27 साल तक, और यहाँ पर जो है अगर कोई पीएचडी कर रहा है या है ना पीएचडी कर रहा है स्कॉलर कोई है तो उसके लिए यहाँ पर 35 साल एज रखी गई है, ठीक है। इतने साल तक जो है यहाँ पर एमएसटी उसको मिलती है। दूसरा यहाँ पर जब भी यहाँ पर रियायत की बात आएगी तो देखो इन तीनों के कंडीशन में रियायत जो है ना, रियायत, ठीक है, रियायत कितनी रहेगी? 50%। इनको 50% जो है वो एमएसटी में यहाँ पर छूट रहती है। और दूसरी बात ये जो आपका एसटी और एससी के जो भी छात्र रहेंगे उनको जो भी यहाँ पर किराया देना पड़ेगा, ठीक है, तो जो जनरल को देना पड़ेगा यानी कि जनरल उसका आधा जो है एसटी और एससी वाले जो छात्र हैं उनको देना पड़ेगा, तो ये जनरल का आधा देते हैं। सपोज दैट जनरल को यहाँ पर 100 रुपये एमएसटी पड़ रही है तो ध्यान रखना एसटी और ओबीसी या एसटी और एससी के लिए यहाँ पर कितना 50 रुपये देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो चार्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक आपको जरूर इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया बेहतरीन और तरीके से यहाँ पर रिविज़न होने वाला है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक, अनिवार्य, है ना भाई। कोई भी चीज़ मैंडेटरी है तो वही वो क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो कंपलसरी होगा, ऑप्शनल नहीं है आपके पास, ठीक है, ये तो नहीं होगा। कंपलसरी, हाँ, वॉलंटरी, स्वैच्छिक हो गया आपका, सजेस्टेड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? कंपलसरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपलसरी, ठीक। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक होता है। तो ये कुछ सिनोनिम इंटरव्यूज है, अगर आप लोगों के सिलेबस में तो थोड़ा सा पढ़ के जाइए, अदरवाइज थोड़ी सी आसान भाषा में ही चीज़ें पूछी जाती है, तो ज़्यादा आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉग बुकिंग इन रेलवे रिक्वायर्स विच डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑनर। रेलवे में कुत्ता बुकिंग के लिए मालिक से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? अब एक बार बताओ, रेलवे में अगर आप कुत्ते की बुकिंग करते हैं तो मालिक के पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, या टीकाकरण प्रमाण प्रवर्तन होना चाहिए, या आय प्रमाण पत्र, या जाति प्रमाण पत्र? जाहिर सी बात है आधार कार्ड आय या जाति से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। सीधा सीधा हमारे यहाँ पर पकड़ में आ रही है कि भाई कुत्ते का जो यहाँ पर वैक्सीनेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मान के चलो भाई रास्ते में अगर किसी को वो कार्ड दे, है ना, तो भाई मालिक जो है वो आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन वाला प्रमाण पत्र दिखा सकता है कि भाई हमने इसका यहाँ पर टीका लगा रखा है। कोई घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डरने की ज़रूरत हमें इसलिए है कि भाई यहाँ तो हमारे समझ में आ गई कि भाई यहाँ तो आसान चीज़ें पूछी गई है। लेकिन अगर कुत्ते के मामले में अगर बुकिंग की बात पूछेगा तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या पूछता है वो कि अगर आप उसको ब्रेकवान में बुक कर लेकर जाते हैं तो कितना केजी आपको यहाँ पर मिनिमम चार्ज प्रोवाइड देना पड़ेगा। तो 30 केजी यहाँ पर उसका वेट काउंट यहाँ पर किया जाता है। और अगर रुपए की मैं बात करूँ तो 30 रुपये मिनिमम आपसे चार्ज लिया जाता है, क्लियर। और इसी प्रकार से अगर वो जो कुत्ता है कि अगर वो यात्री के साथ जो है यहाँ पर अगर बुक किया जाता है तो यहाँ पर उसका जो वेट है वो 60 केजी यहाँ पर प्रभावित किया जाएगा। और रुपए में मिनिमम जो है यहाँ पर 30 रुपये, तो 30 रुपये मिनिमम है, बाकी यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही भी हो सकता है, ठीक है। तो यात्री के साथ अगर कुत्ता अगर आप अपने साथ लेके जाओगे तो 60 केजी, और अगर ब्रेकवान में उसको लेके जाओगे तो 30 केजी, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यात्री के साथ जब भी कुत्ता जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप एसी फर्स्ट क्लास में ले जा सकते हैं या फर्स्ट क्लास में। तो ये जो आपकी जो क्लास है ये मेरे भाई याद रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये कुत्ता अगर यात्री के साथ लिया जाता है तो कौन सी क्लास में ले जाने की अनुमति है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सपोज दैट भाई अगर आप थोड़ी सी चालाकी यहाँ पर करते हो कि आप जो है इसको बिना बुक करके ले जाते हो, सपोज दैट आप चालाकी करना चाहते हो, रेल को धोखा नहीं देना चाहते हो कि भाई मैं तो बिना बुक करके ही ले जाऊँगा, तो ध्यान रखना बिना बुक करके अगर ले जाया जाएगा तो 60 केजी तो यहाँ पर आपसे प्रभावित मिनिमम किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 6 गुना आपसे अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। और अगर पैसे की मैं बात करूँ तो मिनिमम 50 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, और प्लस आपको 2% यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो चार्ज है वो भी आपको लगेगा। तो कुत्ते के मामले में जितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। आप इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है।
ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्हाट डज IRCTC स्टैंड फॉर, यानी कि IRCTC का वो पूरा नाम पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, IRCTC की फुल फॉर्म तक समाप्त नहीं होती है। एक पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना मेरे भाई 1999 यानी कि 27 जो सितंबर है, 27 सितंबर 1999 ये एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर मैं इसके वर्तमान, जब मैंने करंट की वीडियो डाली थी तो वहाँ पर मैंने बताया था इसके वर्तमान जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग जो डायरेक्टर यानी कि CMD हैं वो कौन है, आपके संजय कुमार जैन। तो ये भी हो सकता है कि अगर करंट के तौर पर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना है, संजय कुमार जैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ओपन वैगन जो हैं जैसे बॉब आर या BCX टाइप के हो गए, आर प्रिमरली यूज्ड फॉर कैरिंग, यानी कि ओपन वैगन मुख्य रूप से किसे ले जाने के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोल और जो बल्क जो आपके मिनरल्स होते हैं यानी कि कोयला और थोक खनिज, इसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे पेट्रोलियम उत्पाद की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोलियम के लिए आपने देखा होगा BTPN, इनका यहाँ पर जो है ये जो टैंक वैगन होते हैं, है ना, टैंक वैगन, इनका जो यहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम के लिए ले जाने के लिए किया जाता है। फिर जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में आपका NMG आता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में क्या ले जाते हैं, NMG में क्या ले जाते हैं, ऑटोमोबाइल। इसकी कभी कभार जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। क्या होती है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपका ये भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपका एक जो है आपका BTAP पूछा जाता है, BTAP में ध्यान रखना जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिना टैंक, ठीक है, एल्यूमिना टैंक, ये BTAP से संबंधित है। अगर मैं BCFC की बात करूं तो ये होता है फूड ग्रेन। क्या होता है आपका, फूड ग्रेन। और जैसे BCN हो गया, आपने देखा होगा सीमेंट को BCN में आपने ज़्यादातर देखा होगा। एक आपका होता है BTPGF आपका LN। तो इसमें क्या ले जाते हैं, जो LPG आपके टैंक होते हैं, LPG जो टैंक होते हैं, LPG देखा होगा आपने, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस ले जाते हैं वो किस में जाते हैं, BTPG-FLN। तो उसमें ये लिखा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल में NMG लिखा होता है उसी प्रकार से इसमें भी ये लिखा होता है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे IRCTC का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो IRCTC के अलावा एक तो देखो आपसे MEA, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ होता है। और एक आपका पूछा जाता है FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसी प्रकार से आपसे जो है IRCA की फुल फॉर्म पूछी जाती है, IRCA की, इंडियन रेलवे कैटरिंग इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ये भी आपको याद रखनी है। फिर एक आपका आता है LPO, लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस इसको बोलते हैं। फिर NTR होता है, ठीक है, NTR ये देखा होगा आपने फुल फॉर्म कई बार एग्जाम है, तो नॉर्मल टैरिफ रेट इसको बोलते हैं। फिर कल मैंने जो है एक यहाँ पर कैटरिंग से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई POS की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताओ। तो वहाँ पर ज़्यादातर मुझे वो क्वेश्चन नहीं दिखा, तो पॉइंट ऑफ सेल इसकी याद रख लेना, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई। इसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन 10th। ये कह रहा है कि अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी रीजन C इंक्लूड्स स्टेट वेयर, यानी कि राजभाषा नीति के तहत ग क्षेत्र में वे राज्य शामिल है जहाँ हिंदी प्राथमिक भाषा है, या हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं समान रूप से अस्तित्व में आती है, या राज्य ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, या अंग्रेजी एकमात्र राजभाषा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, राज्य या जिस राज्य ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, जैसे कि तमिलनाडु, या जैसी उसने तमिलनाडु दिया है, तमिलनाडु से हमारे से जो है चीज़ यहाँ पर पकड़ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तमिलनाडु से हमारी ये चीज़ पकड़ में आ जानी थी, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 3 क्षेत्र हमें पता होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये जो 3 क्षेत्र हैं, एक तो आपका आ जाता है A, ठीक है, एक आपका आ जाता है B और एक आपका आ जाता है C। ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। इन 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो A क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका एक तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये भी आपका किस में आता है, A क्षेत्र में। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और आपका यूपी हो गया, HP हो गया, UK हो गया, MP हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये कुछ जो है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वो A क्षेत्र में आपके आते हैं। लेकिन B क्षेत्र में कौन आते हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका गुजरात हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो गया, क्या
क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद देखो एक थोड़ा सा मैंने ट्रिक बताई थी जो कि ज़्यादातर यहाँ पर पूछी जाती है। एक आपका आता है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक है। और इसके बाद दमन द्वीप आता है, दमन द्वीप आता है, ठीक है। और लक्षद्वीप आता है। तो ये जो आपको याद रखने हैं। और सी में जो हमने अभी ए और बी में पढ़े हैं उसके अलावा जो बचते हैं वो किस में चले जाते हैं, सी में। लेकिन इसमें सी में एक तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है और एक पांडिचेरी आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। बाकी आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, है ना, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सारे के सारे जो स्टेट हैं वो किस में आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है 11। ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पंक्चुअल, यानी कि पंक्चुअलिटी, है ना, पंक्चुअलिटी समय पालन, है ना, या एक्टिव होना, तो इसको बोलते हैं पंक्चुअल। तो लेट नहीं होगा इसका, प्रॉम्प्ट एक बारी के लिए हो सकता है, केयरलेस, केयरलेस नहीं होता, रूड नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट, यानी कि बी ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट जो स्पेलिंग है वो हमने यहाँ पर चूज़ करनी है। तो देखिए पैसेंजर की फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए PASSA, जहाँ पर ये ए आया ये नहीं होगा। रिसीव की फुल फॉर्म होती है RECEIVE, तो यहाँ पर जो है वो ई जो है वो बाद में लगा है, ये भी नहीं होगा। पैसेंजर ये हमें राइट दिख रहा है, यानी कि पैसेंजर की फुल फॉर्म यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 13 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि RAC रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण, यानी कि RAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो RAC की जो फुल फॉर्म होती है ये तो पहले आपको पता ही है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन इसको बोलते हैं। और RAC में क्या कह रहा है कि जब भी आप RAC का आपको टिकट मिलता है तो RAC यात्री को ट्रेन में सवार होने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है भाई, वो तो जाता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। RAC जो यात्री होता है वो सवार हो सकते हैं और दो यात्रियों के बीच साझा साइड लोअर बर्थ के हकदार हैं। तो आपने देखा होगा जो RAC जिसको टिकट मिलता है उसको जो है अपनी जो सीट है वो साझी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया RAC यात्रियों को तुरंत पूरी बर्थ मिलती है, पूरी नहीं मिलती, जबकि क्या मिलती है, आधी मिलती है। RAC और प्रतीक्षा सूची एक समान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई RAC से आप जो है यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 14 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो ये कुछ स्टैटिक जो जीके हैं ये आपको याद करनी है, ठीक है। स्टैटिक जो जीके हैं इसके लिए लूसेंट का यहाँ पर एक बुक आती है, उसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाएँ। जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है कि भाई पहला कौन था, भारत में पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, या पहला नेशनल पार्क कौन सा है ना, या टाइगर रिजर्व, यानी कि जो अगर आपसे ये पूछा जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये सारी जो है आपकी स्टैटिक जीके में आती है। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ के जरूर जाना। 15 जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैश ही नॉर हिज कलेजियो वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन कलीग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है नॉर। जब भी नॉर की बात आती है तो ये नाइदर के साथ लगता है, नाइदर सब्जेक्ट नॉर, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट हिज कलीग। तो यहाँ पर नाइदर के साथ नॉर आता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। तो अगर इस प्रकार से ये आपको दिखता है तो यहाँ पर ये सीधा सीधा आपका आंसर बनता है, ठीक है। और बट के साथ क्या आता है, एंड। अगर आपको यहाँ पर बट दिख रहा है तो इसके साथ ज़रूर आपको एंड आपको लगाना पड़ेगा। और आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। तो ये कुछ फिक्स जो रूल हैं ये इसके यहाँ पर जो है इस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ये थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन है, अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर अच्छी है तो वो आसानी से इसको कर जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा उसके लिए टफ क्वेश्चन बन जाता है। राजभाषा नीति के तहत तमिलनाडु जो है वो किस क्षेत्र में आता है। अभी हमने पढ़ा था कि भाई ए और बी में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि हमें जो है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है, ठीक है। हमें जो है वो तैयारी इस लेवल पर लेके जानी है कि अगर क्वेश्चन किसी भी रूप में दिखता है वो उसका जो रूप है वो ना हमें पहचान में आ जाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इस तरीके से इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आता है, जैसे दिल्ली आपका हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, यूपी हो गया, MP हो गया, उत्तराखंड यानी कि UK हो गया, और HP यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, और इसके बाद RJ यानी कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया। ये सारे स्टेट आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। ख में थोड़ा सा याद रखना है आपको। एक तो आपका इसमें आता है चंडीगढ़, क्या आता है इसमें, चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ के साथ आपको पंजाब याद रखना है, ठीक है।
गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसको महाराष्ट्र भी याद रखना है। लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको जो फंसाएगा वो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दमन दीव, इसमें आपको फंसा सकता है। अब देखो बी के बाद क्या आता है, सी, लेकिन हमने बीड़ी पढ़ना है। बीड़ी है ना, बीड़ी होता है ना, बीड़ी जो बीड़ी पीते हैं ना उनको याद रखना है भाई, बीड़ी, बी अड़ी, बीड़ी। तो डी से आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों आ जाएगा। और सी में इसके बाद जो हमारे पास बचता, सी जो हमारे पास बचता है वो बाकी सारे इसी, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है 17 नंबर का क्वेश्चन कि जापान की जो मुद्रा है वो क्या है। मैंने बताया कि स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो आपको लूसेंट से कवर करना ही पड़ेगा। स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत पढ़ के जाना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। जापान की जो मुद्रा होती है वो होती है येन। क्या होती है, येन होती है। और युआन किसकी होती है मेरे भाई, ये होती है चीन की। और वान किसकी होती है, जो आपके साउथ कोरिया हैं, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया या आपका नॉर्थ कोरिया आपका हो गया, नॉर्थ कोरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, येन आपकी आ जाएगी जापान की, और रिंगिट किसकी आ जाएगी, मलेशिया। तो इस प्रकार से ये हमें चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 18वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अ पैसेंजर विद अ कन्फर्म रिजर्वेशन हु मिस द ट्रेन कैन। एक यात्री जिसके पास जो है वो पुष्टि आरक्षण है, पुष्टि आरक्षण मतलब कन्फर्म टिकट है, कन्फर्म आरक्षण है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है तो वो क्या कर सकता है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर TDR और EDR पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया कि भाई किस किस कंडीशन में EDR और TDR जारी की जाती है। इसके लिए मैंने सेपरेट एक जो है छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप ज़रूर उसको जाकर देख सकते हैं। अब मान के चलो एक यात्री के पास मुझे कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या कर सकता है भाई, बिना अतिरिक्त शुल्क के अगली ट्रेन में सवार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर वो अगली ट्रेन में जाएगा भाई तो बिना अतिरिक्त शुल्क दिए तो उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। यानी कि TDR दर्ज करें भाई, एक ऑप्शन उसके पास ये बचता है कि वो TDR दर्ज कर सकता है। लेकिन TDR दर्ज करने के लिए भी है कि भाई भले अगर उसकी ट्रेन छूट गई है तो अगर मान के चलो भाई देखो TDR फाइल यानी कि जब भी रेलवे पेमेंट देती है वो कब देती है, जब रेलवे की तरफ से कोई गलती होती है। भाई गाड़ी अगर 3 घंटे से लेट चल रही है या किसी कारणवश जो है वो रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है या वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है या बीच रास्ते में कहीं रुक जाती है, तो ये अगर रेल की गलती है तो ही वो रिफंड के लिए हकदार है। अदरवाइज अगर किसी यात्री की गलती, किसी व्यक्ति की गलती है तो उसके लिए रेलवे द्वारा किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम एक बार के लिए ये ऑप्शन मान लेते हैं, निःशुल्क अगले स्टेशन पर उसी ट्रेन में सवार होना है, बिल्कुल नहीं। निःशुल्क वैकल्पिक यात्रा नहीं भाई, बिल्कुल भी फ्री आप इस तरीके से यात्रा नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रिफंड के लिए TDR दर्ज करनी पड़ेगी। अब क्या है, जब हम TDR की बात करते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं TDR, ठीक है। हालांकि मैंने क्लास में बता दिया है लेकिन हमारा ये चल रहा है रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज इसलिए कि क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूछा, लेकिन हमें जो है इसकी जो है डिटेल से तैयारी करके चलनी है, कोई क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इसका एक तो होता है फुल फॉर्म टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, तो ये 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। पहली जो प्रति है वो पैसेंजर को दी जाती है, दूसरी जो प्रति है वो CCM ऑफिस जो रिफंड करेगा है ना, CCM जो रिफंड ऑफिस है उसको दी जाएगी, और तीसरी प्रति यहाँ पर दी जाएगी, रखी जाएगी रिकॉर्ड में। कुछ इस प्रकार से इसकी 3 प्रतियाँ रहती है। अब यहाँ पर क्या है, इसको जारी कौन करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको या तो TT जारी करते हैं, ठीक है, या स्टेशन मास्टर यहाँ पर जारी करते हैं। कंडीशन क्या है, TDR कब जारी की जाती है, देखो एक तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन का प्रोसेस अलग है, ऑफलाइन का प्रोसेस अलग है। तो जब यहाँ पर मान के चलो, जब यहाँ पर बुकिंग ऑफिस से यहाँ पर नगद में धन वापसी अगर नहीं होती है या नहीं मिलती है तो इसके लिए TDR फाइल किया जाता है। और कहाँ किया जाएगा, CCM ऑफिस के रिफंड ऑफिस में, ठीक है। तो मान के चलो जब बुकिंग ऑफिस में जब आप टिकट को कैंसिल कराने जाएंगे या किसी कारणवश जो है टिकट आप यात्रा नहीं कर पाए, तो अगर आप वहाँ पर रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो अगर बुकिंग ऑफिस में आपको नकद में रिफ़ंड नहीं मिलता है तो उसके लिए यहाँ पर TDR फाइल जारी की जाती है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि कुछ मैंने कंडीशनें बताई थी कि मान के चलो कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है, ट्रेन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो भाई तो रेल की गलती है, ट्रेन कैंसिल हो गई तो भाई उसका पैसा तो वापस देना पड़ेगा, तो यानी कि वो TDR फाइल करेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई आपकी जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जो है वो आपकी लेट चल रही है 3 घंटे से, ठीक है, ट्रेन जो है वो लेट चल रही है मोर देन 3 आवर्स,
अगर 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है और जो पैसेंजर है वो जो है वो यात्रा नहीं करता है तो वहाँ पर वो TDR फाइल कर सकता है। ये मैंने बहुत सारी जो है यहाँ पर कंडीशनें बताई थी। मान के चलो अगर AC फेलियर चल रहा है तो भी यहाँ पर TDR फाइल की जाएगी। भाई आपसे क्या ये कहना है कि किराया लिया जा रहा है फर्स्ट AC का, आप ठीक है, लेकिन वहाँ पर AC ही नहीं चल रहा है तो भाई किराया किस बात का। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। मान के चलो कोई जो पैसेंजर है वो जो है यात्रा नहीं कर रहा है, यात्रा वो नहीं कर रहा है, तो ये पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड, तो भी यहाँ पर जो है TDR फाइल कर सकता है। अब मान के चलो ट्रेन जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है, ठीक है, ट्रेन जो है वो डाइवर्ट यहाँ पर कर दी जाती है, या ट्रेन जो है आपकी वो जो जहाँ पर आपका बोर्डिंग स्टेशन है या जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ पर वो उसको टच ही नहीं कर रही है, ट्रेन नॉट टचिंग, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ टच, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको याद रख लेना। टच एक तो आपका हो जाएगा बोर्डिंग स्टेशन, ठीक है, बोर्डिंग या जो डेस्टिनेशन हो आपका स्टेशन हो जाता है, डेस्टिनेशन स्टेशन। अगर उसको टच ही नहीं कर रहा है जहाँ से आपने बैठना है या जहाँ पर आपको जाना है तो भी यहाँ पर आप TDR फाइल कर सकते हैं। या मान के चलो पैसेंजर जो है वो यात्रा नहीं करना चाहता है, कब, मान के चलो उसने टिकट करवाया है और उसका जो टिकट हुआ है वो क्या हुआ है RAC, भाई उसको टिकट मिला है RAC, अब वो यात्रा नहीं करना चाहता है, ठीक है भाई, जैसे उसको चार्ट प्रीपेड हुआ तो उसको टिकट कैसा मिला RAC, अब वो यात्रा नहीं करना चाहता है, तो अगर वो यात्रा नहीं करना चाहता है तो इसके लिए वो TDR फाइल कर सकता है। तो ये था हमारा यहाँ पर, यानी कि अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक यात्री जिसके पास जो है वो कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है लेकिन ट्रेन छूट जाती है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई यात्रा जो एग्जामिनर है उसने ये दे दिया कि भाई यात्रा तो कंफर्म तो टिकट है लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है, ठीक है, किसी कारणवश जो है, अगर मान के चलो वो दौड़ता भागता हुआ आता है या भीड़ के कारण उसकी छूट जाती है ना, या कोई भाई उसकी जो बस थी वो लेट होगी उस कारण छूट जाती है, एक यहाँ पर मतलब एक परफेक्ट रीज़न अगर उसके पास है तो वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए वो TDR फाइल यहाँ पर कर सकता है, यानी कि टिकट जमा रसीद। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 19वां। ये कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा प्रोत्साहन योजना के तहत नगद पुरस्कार और कुछ यहाँ पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ना। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सर्वोच्च माल भाड़ा श्रेणी को आकर्षित करती है। तो सर्वोच्च माल भाड़ा श्रेणी को जो आकर्षित करती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर खाद्यान्न हो गया, कोयला, ऑटोमोबाइल या लोहा। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई क्या लगाएंगे आप, सीधा सीधा कोयला। तो सबसे ज़्यादा माल भाड़ा को आकर्षित कौन करेगा, कोयला करता है, तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन थोड़ा सा हमें अब ये समझना है यहाँ पर कि जब भी हम खाद्यान्न की ट्रेन लोड क्लास पढ़ते हैं, है ना, इसकी लोड क्लास पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में। तो खाद्यान्न की जो लोड क्लास होती है वो 130 A, यानी कि इसके तहत इसका जो भाड़ा है वो परिभाषित किया जाता है। तो खाद्यान्न हो गया आपका, चाहे हम आटा की बात करें, भाई जो आटा खाते हैं आप, खाद्यान्न में देखो, खाद्यान्न में जैसे घर की सारी जो चीज़ें आप खाते हो, है ना, दालें हो गई आपकी, तो ये सारी जो चीज़ें, चावल हो गया आपके, ये खाद्यान्न में आते हैं ना, तो ये सभी किस में 130 का A। इसी प्रकार से कोयला हो गया आपका, कोक हो गया, इसकी अगर ट्रेन लोड क्लास की मैं बात करूँ, इसकी अगर मैं क्लास की बात हूँ, वर्ग ऐसा जो है वो 145 का A है। ये जो है ये सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पर मैं मोटर वाहन लिख देता हूँ, मोटर वाहन, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मोटर वाहन की जो क्लास है वो है LR3, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लोअर आयस की मैं बात करूँ तो इसकी कितनी है 165, यानी कि इसके हिसाब से जो यहाँ पर इसका भाड़ा तय किया जाता है। और जो आपकी LPG है, LPG की जो क्लास है वो भी कौन सी है 165, ठीक है। हमने यहाँ पर 23 से श्रेणियाँ पढ़ी थी भाई। LR1 LR जो 3 है ये लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट वर्ग दर होता है, और जो आपका 200 होता है ये सबसे हाईएस्ट होता है। तो लोवेस्ट आपका LR3 और सबसे हाईएस्ट क्या होता है 200। तो जैसे मान के जो खतरनाक जो माल होते हैं उनके लिए जो लोड क्लास होती है वो क्या होती है 200 होती है। LR3 में बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य चीज़ें जो हमें याद रखनी है, सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट की जो है वो 140 का A रहेगा, ठीक है। आपका पशुधन हो गया, चाहे पशुधन पूछे आपसे, चाहे आपसे गन्ना पूछे, चाहे आपसे मोटर वाहन पूछे, है ना, और चाहे आपसे फल पूछे, आपसे सब्जी पूछे, ठीक है, और आपसे जो है वो किराना पूछे। किराना की दुकान आपने देखी होगी, तो वहाँ पर जो सामान मिलता है वो LR3 के तहत यहाँ पर परिभाषित भाड़ा इसका लिया जाता है। तो फल में, अच्छा सब्जी में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि आलू की जो वर्ग दर है वो क्या है। तो यहाँ पर आलू की वर्ग दर क्या आ जाएगी LR3, क्योंकि आलू किस में आता है, सब्जी में आता है। तो अगर आम की पूछा जाएगा आपसे, है ना, सेब की पूछा जाएगा तो LR3 इस प्रकार से आपको लगाना है। किराना में जैसे आपको चना मिल जाता है ना, और मसाले वगैरह वगैरह मिल जाते हैं, तो ये किसके किराने के अंतर्गत आते हैं। तो किराने के अंदर जो थोड़ी बहुत मेन जो
चीज़ें मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, LR3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 21 ने करा है कि भारतीय रेलवे में NTS का पूरा नाम क्या है। अब देखो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि NTS यानी कि ये बहुत सारे जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो ये तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आपका IVRS आपसे पूछा जाता है, IVRS इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसी प्रकार से POET पोएट की आपसे पूछी जाती है, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आता है उमंग, ये भी आपसे जो है वो पूछी जाती है, उमंग। तो उमंग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफाइड मोबाइल, ए से आपका हो जाएगा एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो उमंग है ये इसको किसने डेवलप किया है। तो इसको किसने डेवलप किया है, तो MEIT, माइटी याद रखना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से ये पूछा जाता है। अगर मैं उम्मीद की बात करूँ, उम्मीद है ना, उम्मीद जो आपका कार्ड है, तो इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ HIMS, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पर ये वाला जो ऐप है ये आप खोलते होंगे, तो इसका मतलब होता है हॉस्पिटल। आई से आपका हो जाएगा आपका HMIS है, थोड़ा सा वो करेक्ट कर लेना, HMIS, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखनी है। और इसको जो डेवलप किया है वो किसने किया है, तो CDAC जो कंपनी है, CDAC, और जो रेलटेल है इसने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रेनें स्टेशन ए और B से एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। A और B के बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है, तो वे कितने घंटों में मिलेगी। तो देखिए, एक आपका यहाँ पर A स्टेशन ये हो गया और एक आपका B स्टेशन यहाँ पर ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे मेरे भाई यहाँ पर 500 किलोमीटर ये हमें दे रखा है। अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा। अब आप हमें बताइए, मैं अगर देखो 4 घंटा ऑप्शन लेता हूँ, अभी मैं पहले तो करता हूँ इसको ऑप्शन के थ्रू, तो अगर ये 4 घंटा समय ले रहा है तो देखो ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा भाई, 6 चौक 24 यानी कि 240, और ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा भाई, 4 चौक 16, यानी कि 240 और जो 160 है ये टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है यहाँ पर कितना, 400। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 500। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ कि भाई अगर वो जो है अगर वो 5 घंटे के हिसाब से चलता है, तो भाई 5 घंटे चलता है और 60 की स्पीड से चलता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 300 किलोमीटर। और ये बंदा जो है वो 40 की स्पीड से चलता है, तो 5 घंटे में कितनी कवर करेगा भाई, 5 और 20 यानी कि 200 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर इसने कवर करी, 200 किलोमीटर इसने कवर करी, और यहाँ पर जाकर जो है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो यानी कि कितने घंटे में ये 500 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे, तो आप बताएंगे 5 घंटे। ये तो हमारा हो गया ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई ST S1 T1 S2 A2 बराबर क्या हो जाएगा D, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। अब यहाँ पर देखो S1 की स्पीड कितनी है, 60, टाइम हमें पता नहीं है। इधर S2 की स्पीड कितनी है, 40, टाइम हमें पता नहीं है। डिस्टेंस हमें टोटल कितना दे रखा, 500। अब यहाँ पर देखिए 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100T, और ये बराबर कितना, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो T का मान कितना आ जाएगा, 5, यानी कि T का मान कितना हो जाएगा, 5 घंटे। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 23, चूज़ द करेक्ट फ्रॉम
ऑफ द वर्क शी डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर यानी कि जब दो काम एक साथ होते हैं, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो ट्रेन निकल चुकी थी, यानी कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो शी हैड रिच्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन 24। ये क्वेश्चन रहा है कि IRCA नियमों के तहत वरिष्ठ जो नागरिक हैं जैसे पुरुष 60 प्लस और महिला 58 वर्ष प्लस को रेलवे किराए में रियायत। अब देखो जब मैं रियायत वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मुझे जो है यहाँ पर कमेंट्स आए थे कि सर जो है ये तो जो रियायत है यानी कि जो आपका जो कहना कंसेशन है वो तो अब क्या है, रेलवे ने उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना जब तक वो किताब में है तब तक वो पूछा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पर जब मैंने रियायत वाला जो टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। और आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है ये तो आपका देखो यहाँ आंसर हो जाएगा पुरुषों के लिए तो 40% और महिला के लिए यहाँ पर कितना 50%। तो ये तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रियायत वाला जो टॉपिक है जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखना आपको, जो डॉक्टर होते हैं उनको 10%, ऑल क्लास इनकी सभी क्लास में 10% होता है, और जो पत्रकार होता है उसको 50%, जो ऑल क्लास होती है, ऑल क्लास का मतलब ये हो गया जैसे आपका AC फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड AC, इसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड AC, थर्ड AC के बाद चेयर कार, स्लीपर और सेकंड क्लास। इस प्रकार से ये क्लासें आती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं पुरुष और महिला की बात करूँ तो ये तो यहाँ पर क्लियर कर ही दिया है कि भाई एज भी इनकी बता दी कि भाई पुरुष की एज 60 प्लस होनी चाहिए और महिला की एज 58 प्लस होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोई दिव्यांग है तो उसको यहाँ पर 50, 50 और 75 इस प्रकार से यहाँ पर जो कंसेशन दी जाती है। और बाकी ऑल जो क्लासें हैं इसमें क्या दिया जाएगा 75। देखो फर्स्ट AC फर्स्ट में 50, सेकंड AC में 50 और फर्स्ट क्लास में इसको 75, और बाकी जो और बची है इसमें भी 75 दी जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रखना है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करता हूँ कोई मानसिक रोगी है, अगर कोई रोगी है तो उसके लिए भी इसी प्रकार से दी जाती है रियायत। और अगर मैं अंधे की बात करूँ, ठीक है, अगर वो अंधा है तो भी यहाँ पर इसी प्रकार से रियायत दी जाएगी। कोई अगर हार्ट पेशेंट है, हृदय का कोई रोगी है तो उसको भी यहाँ पर 50, 50, 75। देखो याद करना कितना आसान हो गया है, ठीक है। 50, 50, 75 बस ये क्लास याद रखना है, ये इसी क्रम में, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगी। इसी प्रकार से एक तो आपको थोड़ा सा, बाकी देखो कैंसर के मामले में भी यही यहाँ पर जो है वो रहेगी रियायत। लेकिन अगर मान के चलो कैंसर वाला जो पेशेंट है, देखो ये तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर मैं कैंसर वाले पेशेंट की बात करूँ, अगर वो अकेला जाता है, ठीक है, अगर वो अकेला सफ़र कर रहा है तब थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है कि जो इस थर्ड AC है और ये जो स्लीपर है इसमें इसको 100% जो है वो रियायत दी जाती है। इसके बाद कुछ नोट डाउन आपको ये करना है कि मान के चलो कोई कुष्ठ रोगी है या कोई TB ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित कोई रोगी है तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो 75% जो है वो रियायत दी जाती है। और अगर क्लास की मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्लास, स्लीपर और सेकंड क्लास, ये 3 क्लासें याद रखनी है। इसी में इसको इतना % दिया जाता है। मान के चलो कोई गूंगा बहरा है, ठीक है, कोई गूंगा बहरा है तो उसके लिए यहाँ पर 50% की छूट दी जाती है और क्लास आपकी यही रहेगी, फर्स्ट क्लास, स्लीपर और सेकंड सेम रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ जैसे कोई नर्स होती है, जो नर्स होती है नर्सेस, उनके लिए यहाँ पर 25% का यहाँ पर जो है वो रियायत दी जाती है। और क्लास की बात करूँ तो स्लीपर और सेकंड क्लास में ही दी जाती है। और ज़्यादातर आपसे जो है वो एड्स पूछा जाता है, जो एड्स जो रोगी होता है उसके लिए कितनी % जो दी जाती है, तो 50% तो दी जाती है। लेकिन किस क्लास में दी जाती है, तो ये सेकंड क्लास में दी जाती है। तो ये भी आपको यहाँ रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ आपकी रियायतें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की पूछ रहा है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, गंगा है, यानी कि C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 25 मीटर। और अगर मैं गोदावरी की बात करूँ तो ये भारत की जो सेकंड जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर। तो भारत की अगर लॉन्गेस्ट रिवर सेकंड नंबर पे आएगी तो कौन सी आएगी, गोदावरी। अब देखो ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 2900 मीटर, यानी कि 2900 मीटर है। लेकिन ये इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो तिब्बत और जो बांग्लादेश है वहाँ पर इसका जो है
वो ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो वहाँ पर कवर करती है, भारत में ये कम कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो नेटवर्क रेल का मामले में है वो कौन है, यूएसए यानी कि अमेरिका। अब अगर मैं इसके क्रम की बात करूँ तो पहले नंबर पे देखो, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है भारत का जो है वो 4th नंबर है। तो अगर मैं क्रम पूछूंगा तो यहाँ पर यूएसए याद रखना है, फिर आपको चाइना याद रखना है, फिर आपको रसिया याद रखना है, रूस याद रखना है, और चौथे नंबर पर अपना इंडिया आ जाता है। तो इंडिया की पोजीशन आपसे पूछी जाती है 4th, ये याद रखना है, और पहला नंबर पे यूएसए हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन आता है 27, भारतीय रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है 139, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये कह रहा है कि भाई प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी यात्रियों का जो अनुपात है वो 2:5 है। यदि 700 द्वितीय श्रेणी यात्री हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट श्रेणी की जो रेशियो है वो है 2 और सेकंड का कितना है 5। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड श्रेणी के जो यात्री हैं उनकी संख्या कितनी है, 700 है। अब यहाँ पर देखिए कितने की गुणा करूँ कि यहाँ पर ये 700 बन जाए ना, तो 14 पंजे 70 होता है, यानी कि 140 गुना। इसमें भी 140 गुना करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 280 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 29, ये कह रहा है कि रेलवे में पार्सल बुकिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो जब भी आप पार्सल की बुकिंग करते हैं, तो कई बार मैंने क्लास में बताया था कि जब भी आप पार्सल की बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ेगा, और पार्सल वे भी। फॉरवर्डिंग नोट एक प्रकार का यहाँ पर जो है वो बुकिंग के लिए अनिवार्य होता है, एक प्रकार का प्रार्थना पत्र होता है जो आपको यहाँ पर भरकर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉरवर्डिंग पॉइंट होता है ये धारा जो 64 है इसके तहत इसको भरा जाता है, या इसमें इसका उल्लेख है। और अगर इसकी वैधता की मैं बात करूं तो वैधता में 5 साल याद रखना है, ये सीधा एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा। फिर पार्सल वे जो बिल होता है, इसकी शॉर्ट में इसको लिखते हैं पी वे बिल, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पार्सल वे बिल होती है। तो ये जो पार्सल वे बिल होता है, अगर प्रति की बात करें तो ये 4 प्रति में ये बनाया जाता है। पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसका रंग पूछा जाता है कि पार्सल वे बिल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। ये तो एग्ज़ाम में आपको याद रखना ही रखना है। तो इस प्रकार से 3-4 पॉइंट है जो आपको फैक्ट के तौर पे याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसी प्रथम में श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क जो सम्मान भत्ता वो क्या है। द फ्री लगेज अलाउंस फॉर अ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन एसी फर्स्ट क्लास इज़। तो अगर फर्स्ट क्लास एसी में आप यात्रा करते हैं तो फ्री अलाउंस यहाँ पर आप कितना ली जा सकते हैं। तो फ्री अलाउंस फर्स्ट एसी क्लास में कितना है आपका, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 70 kg, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो चार्ट है वो भी यहाँ पर हमको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ से फ्री अलाउंस पूछा गया है तो ये और भी हमें याद रखने हैं। चाहे आपका सेकंड एसी हो, चाहे आपका फर्स्ट क्लास हो, इसमें कितना है मेरे भाई, 50 kg। अगर मैं थर्ड एसी की बात करूँ, चेयर कार की बात करूँ और स्लीपर की बात करूँ तो इसमें कितना है, 40 kg। और अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूँ तो इसमें कितना है, 35 kg। तो भाई ये वाला तो चार्ट आपको याद होना ही होना चाहिए किसी भी कीमत में। दूसरा यहाँ पर क्या है, अभी मैंने बताया था कि अगर मैं एमएसटी की बात करूँ तो अगर मान के चलो कोई सेकंड क्लास की एमएसटी है तो फ्री अलाउंस 10 kg रहेगा, और अगर आपका फर्स्ट क्लास की एमएसटी है तो फ्री अलाउंस आपका 15 kg रहेगा। तो ये तो याद रखने ही रखने हैं। फिर थोड़ा सा आपको पास की ओर लेके चलता हूँ कि जो आपके जो मेटल पास होते हैं है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मेटल पास का जो फ्री अलाउंस है वो आपका कितना है, 140 kg है। फिर आपका आता है फर्स्ट ए पास। अगर फर्स्ट ए पास है तो वहाँ पर भी कितना है, 140 kg है। ये तो आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट ए पास का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो होता है वाइट। ठीक, या हम इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद। सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ना, एक तो रिवीजन हो रही है आपको साथ साथ, दूसरी चीज़ ये है कि आपके दिमाग में जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक होता है ना और ये चीज़ें आपके सामने से होकर गुजरती है और क्वेश्चन अगर यहाँ से बन गया तो आप किसी भी कीमत में इसको गलत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन यहाँ से जो आप चीज़ें लेकर जाओगे वो सबसे हटके और सबसे बेस्ट लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने ये चीज़ भी देखनी है कि भाई अगर ये फ्री अलाउंस पूछ रहा है तो और जो फ्री अलाउंस बचते हैं हमारे पास वो कितने कितने हैं और किस किस कंडीशन में कितना कितना है। अगर ये चीज़ें हमारी सारी कवर है तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एसी का पूछेगा, आपसे वो स्लीपर का भी पूछ सकता है, आपसे वो मेटल पास का भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है चीज़ों को थोड़ा सा हट के जो है वो तैयार करते हुए लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा पढ़ो कि मतलब क्लास में आप लोगों को ये सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि भाई इसका तो ये आंसर हो नहीं सकता, इसका हो सकता है ना, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के मामले में अगर मैं बात करूँ तो 70 kg याद रखना है। फिर आपका सेकंड ए पास आएगा, तो सेकंड ए पास जो है इसका मामले में 50 याद रखना है। ठीक है,
50 kg। फिर आपका आता है सेकंड क्लास पास। जैसे ही आपका ए कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा पास आता है। इसके मामले में भी कितना है, 50 kg। एक आपका बचता है मिलिट्री वारंट। क्या बचता है, मिलिट्री वारंट। तो हालांकि मिलिट्री वारंट में बता दिया है मैंने कि भाई वो 40 kg तक इसमें फ्री अलाउंस रहता है। अच्छा, अगर मैं रंग की बात करूँ तो ये रंग थोड़ा सा आपको याद करने हैं, इसका रंग पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी वाइट के बाद आपका ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद आपका येलो यानी कि पीला आता है, ठीक है। मैं येलो लिख देता हूँ ना, येलो आता है, पीला आता है, और पीले के बाद आपका बचता है पिंक यानी कि गुलाबी। तो ग्रीन का मतलब क्या हो जाएगा, हरा, येलो का मतलब हो जाएगा पीला, और पिंक का मतलब हो जाएगा गुलाबी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इसको ट्रिक वैसे याद नहीं रख पाएंगे तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक ऐसे याद रखना, सह पाएगा कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं और बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या आप इसको सह पा रहे हो? क्या आप वीडियो को लास्ट तक देख पाओगे, सीख पाओगे हमारे साथ इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए? तो सह का मतलब हो गया सफ़ेद, ह का मतलब हो गया हरा, और पा का मतलब हो गया पीला, या को काट दो, और गा का मतलब हो गया गुलाबी। तो सह पाएगा इस तरीके से प्रिया लॉन्ग्स हमारे साथ पढ़ने में नहीं, कोई हर कोई नहीं सह पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को पहली बताया कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ आपको इसी तरीके से डिटेल से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। पहले प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो जोन मैंने बताया था कि जोन वर्तमान में अभी जो रेलवे ने यहाँ तो 2024 दिया है, अगर 25 तक भी पूछेगा तो भी आपको यहाँ पर कितने करने हैं, 18 ही करने हैं। और अगर डिवीज़न करोगे तो डिवीज़न आपको 70 करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, 18 जोन और 17 डिवीजन, क्योंकि अभी लेटेस्ट में इन्होंने यही आंसर मार्क किया है। 32 क्वेश्चन में अगर मैं देखूं कि एक व्यक्ति 800 रुपये में सामान खरीद कर 960 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। अब बताओ भाई, 800 रुपये में खरीदा, 960 का बेचा, आपने कितने रुपये का ज़्यादा का बेचा? 160 रुपये का। किस में से भाई? आपके पास तो 800 रुपये थे, ठीक है। 800 में 160 का आपने प्रॉफिट ले लिया, और 2 जीरो से आपने 2 जीरो उड़ा दिए, और 8 दूनी कितना हो गया, 100, यानी कि 20%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा, देखो अगर इसमें फिर आप 100 का भाग दे दोगे तो कितना बचेगा, 0.2, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 33, यानी कि 48 और 60 का HCF बताना है। HCF का मतलब समझ रहे हैं, मौसा, महत्तम समापवर्तक, HCF बताना है। तो 48 और 60 को काटने वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 को भी काट दे और 60 को भी काट दे? तो देखो यहाँ पर 12 या 24, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो 24 से 48 तो कट जाएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, तो 24 हमारा नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आता है यानी कि 12। अगर मैं 12 देखूँ तो 12 48 को भी काट रहा है और 12 60 को भी काट रहा है। इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 6 और 4 तो इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। 34 हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रेलवे शब्दावली में एक साइडिंग आती है, साइडिंग का अर्थ क्या है? तो साइडिंग जो होती है भाई, ये क्या होती है? मेन लाइन से निकालने वाली एक छोटी पटरी होती है। तो यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं, मेन लाइन से निकालने वाली एक छोटी पटरी होती है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रकार का आरक्षण नहीं है, एक प्रकार की मालगाड़ी। मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, मतलब अपने आप में पकड़ में आ रहा है, आपको कुछ हाथ पैर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं साइडिंग की बात करूँ तो साइडिंग कितने प्रकार की है भाई? 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, है ना। हो सकता है आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन सी है। एक तो आपकी हो जाती है मिलिट्री, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस, जो मिलिट्री साइड होती है, मेंटेनेंस तो रेलवे करती है, निर्माण भी इसका रेलवे करती है, लेकिन खर्चा कौन पे करता है? रक्षा विभाग जो होता है मिलिट्री का, है ना, वो पे करता है। इसके बाद आपकी आती है प्राइवेट साइडिंग। तो बनाता कौन है? रेलवे बनाएगा, लेकिन खर्चा कौन करेगी? प्राइवेट। इसके बाद आता है असिस्टेट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे के बाद चौथी आती है आपकी विभागीय। क्या आती है? विभागीय, जो विभागीय साइडिंग होती है ना, रेलवे साइडिंग है, किसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। एक आपकी आती है पब्लिक साइडिंग। तो इस प्रकार से 5 साइडिंग है जो आपको याद रखनी है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 36 ये कह रहा है कि 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, इसका मान आपको याद करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। दोनों को अगर माइनस करोगे तो भाई कितना आएगा? 9 में से 9 गया 0, और 8 में से 6 गया 2, यानी कि बी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है 37 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक स्टेशन पर पुरुष और महिला कर्मचारी का जो अनुपात है वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। चलिए कोई बात नहीं जी। यदि 120 जो है पुरुष कर्मचारी हैं, ठीक है, तो ये तो आपके मेल हो गए, ये आपके फीमेल हो गए। तो मेल जो है वो कितने हैं? 120। तो मेल कितना आपके? 120, यानी कि ये कितने का मल्टीपल है? 40 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी 40 का मल्टीपल कर दो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 40 में कितना? 80, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है
38। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछेगा तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उस समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें आपको मैथिली सॉरी कोंकणी मणिपुरी, क्या है, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और ये विदेशी भाषा है। ठीक है, ये एकमात्र विदेशी भाषा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर अगला आता है हमारे पास 92वां संविधान संशोधन 2003। ये जो 2003 हुआ था, इससे 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी और मैथिली और सतावी। ये जो है आपकी यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जो सिंधी भाषा थी ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई या कब जोड़ी गई, 1967। या आपसे ये पूछा जाएगा कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 1। यहाँ पर दूसरे में 3 जोड़ी गई, जो तीसरे में आपकी 4 जोड़ी गई। तो कुछ भी पूछ सकता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली किस संशोधन द्वारा, 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई, है ना। 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। विदेशी भाषा कौन सी है, नेपाली है। बस इससे ज़्यादा और क्या पूछ सकता है। इससे ज़्यादा पूछेगा तो उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, तरीके से हम उस चीज़ को भी करेंगे। क्वेश्चन आए तो सही हमारे पास। अतिरिक्त जो किराया टिकट होता है यात्री को कब जारी किया जाता है, यानी कि एक्सेस फेयर टिकट। ये कह रहा है ईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट। एक तो आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है एक्सेस फेयर टिकट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और जो एक्सेस फेयर अगर आप टिकट जारी किया जाता है तो किस कंडीशन में, यात्रा आवश्यकता से अधिक भुगतान करेगा, या यात्री अपने टिकट से उच्च श्रेणी में अगर यात्रा करता है। भाई यात्री आवश्यकता से अगर अधिक भुगतान करता है तब थोड़ी ना उसको ईएफटी जारी किया जाता है। यात्री अपने टिकट से अगर उच्च श्रेणी में अगर यात्रा करना चाहता है तब उसको एक्सेस फेयर टिकट यहाँ पर जारी किया था। बट टिकट खो जाता है तब थोड़ी ना देंगे ईएफटी। प्लेटफॉर्म टिकट अगर समाप्त हो जाता है तब भी ईएफटी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ईएफटी की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सेस फेयर टिकट होती है। और अगर मैं ईएफटी के रंग की बात करूँ तो ईएफटी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो ईएफटी की जो बुक होती है जिसमें ईएफटी के पन्ने होते हैं, एक बुक में कितने ईएफटी होते हैं, 50 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, तो ये 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। ऐसे याद रखना है, एक तो आपकी हो जाएगी अकाउंट्स में, है ना, और एक आपकी हो जाएगी पैसेंजर में, ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी रिकॉर्ड में। और एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जो एक्सेस फेयर टिकट होता है इसमें कितने यात्री को जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखना, अनलिमिटेड यहाँ पर इसका रहता है। यहाँ पर कितने भी यात्री को यहाँ पर जो है वो जारी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ईएफटी जारी करेंगे तो उसमें 10 यात्री को भी यहाँ पर जो है वो एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 5 यात्री, 4 यात्री, कोई लिमिटेड इसमें नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड रहेगी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो एक ट्रेन है वो 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, 360 किलोमीटर, और टाइम कितना है आपका 4। तो यहाँ पर यानी कि 9×36 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है 41 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ही डोंट नो द रूल ऑफ द रेलवे, यानी कि स्पॉट द एरर। आपको इसमें से गलती छांटनी है, भाई गलत क्या है इसमें। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। ही कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो भी वर्ब आएगी तो सिंगुलर ही आएगी। तो डू की जगह क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, डू की जगह क्या आएगा, डज। तो ही नोज द रूल ऑफ द रेलवे। तो यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डू की जगह डू नहीं आएगा, डजेंट आएगा। 42 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात तक जो है मेहनत करना है। मिडनाइट मतलब आप क्या कर रहे हैं, मिडनाइट तक ऑयल को जला रहे हैं। ऑयल पहले दिया बाती में पढ़ाई करते थे, वो क्या हो रही है, जल रही है, यानी कि देर रात तक आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। टू वर्क लेट इंटू एट नाइट, यानी कि आप देर रात तक जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टू कॉज फायर, सेलिब्रेट, बिल्कुल नहीं। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पकड़ में तो ये भी आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हैं। 43 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन GNWL एंड RLWL इन रेलवे रिजर्वेशन इज, यानी कि रेलवे आरक्षण में तो जो जनरल वेटिंग लिस्ट और रिमोट लोकेशन जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें अंतर क्या है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो GNWL है वो उद्गम स्टेशन के लिए है,
और RWL जो है वो दूरस्थ मध्यवर्ती स्टेशन के लिए है। एक बार के लिए हम इसको सही मान सकते हैं। वो दूसरा ये कह रहा है कि जनरल जो वेटिंग लिस्ट होती है वो अनारक्षित टिकट के लिए। नहीं भाई, बिल्कुल गलत, पकड़ में आ गई चीज़ कि जनरल जो वेटिंग लिस्ट है अगर आप रिजर्वेशन वाला टिकट कराते हैं तो उसमें भी तो जनरल वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। जनरल वेटिंग लिस्ट सामान्य यात्रियों के लिए, जरूरी नहीं है भाई वो सामान्य यात्रियों के लिए, भाई वो VIP यात्रियों के लिए भी हो सकती है, भाई वो स्लीपर यात्रियों के लिए भी हो सकती है, 3rd AC वालों के लिए भी हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा ये जो है ABC, फोर्थ हमारा नॉन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, अब हम यहाँ समझते हैं ये जो जनरल वेटिंग लिस्ट होती है ना आपकी, ये उद्गम स्टेशन के लिए होती है, और RLW रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होती है दूरस्थ मध्यवर्ती स्टेशनों के लिए होती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये कह रहा है कि जनरल वेटिंग लिस्ट, इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, जनरल वेटिंग लिस्ट। पहला तो आपका ये पॉइंट हो गया कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे जनरल वेटिंग लिस्ट। अब ये किसके लिए होती है, तो बड़े स्टेशनों के लिए होती है। बड़े स्टेशन मतलब समझ रहे हैं, सोर्स यानी कि जहाँ से आप चल रहे हैं और जो जहाँ पर आप उतरोगे उसके बीच के लिए बुकिंग के लिए होती है, और कंफर्म होने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। तो संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, कंफर्म होने की संभावना यानी कि 80 से 90% यहाँ पर रहती है। दूसरा यहाँ पर पूछा था वो RLWL यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये क्या होते हैं, बीच के जो स्टेशन होते हैं उनके लिए बुकिंग के लिए ये RLWL होती है, और कंफर्म होने की संभावना जो है वो इसी से थोड़ी सी कम होती है, यानी कि 40 से 60% यहाँ पर इसकी रहती है। इसी प्रकार से आपका अगला आता है पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो ये वाली जो वेटिंग लिस्ट है ये किसके लिए होती है, ये होती है जो शॉर्ट डिस्टेंस के यात्रियों के लिए, उनके लिए ये वाली वेटिंग लिस्ट होती है, और कन्फर्म होना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है कि 20 से 30% यहाँ पर चांस रहते हैं। एक होती है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये क्या होती है, ट्रेन के शुरुआती स्टेशन के पास के स्टेशन के लिए होती है, और कन्फर्म होने के चांस बहुत कम रहते हैं। एक आपकी होती है TQWL तत्काल वेटिंग लिस्ट। ये क्या होती है, तत्काल कोटा में मिलने वाली जो वेटिंग लिस्ट होती है उसको बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, और इसकी जो कन्फर्म होने की संभावना आप सभी लोगों को पता है क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर आउट जो थोड़ा सा आपको समझना है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है RAC। अब ये जो RAC है यहाँ पर क्या इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। क्या होती है भाई, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि भाई आधी सीट मिलती है, ठीक है, लोअर शेयरिंग होती है, और बाद में कंफर्म होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सीट मिल जाती है, अच्छी स्थिति इसमें मिल जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो थी ये हमें ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 क्वेश्चन कह रहा है, दो 2025 तक भारत में शुरू की गई सबसे जो तेज़ ट्रेन सेवा है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राजधानी, वंदे भारत, गतिमान और शताब्दी में वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इसको जो है पहले जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, इसका थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर हम यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके दोबारा बनने के चांसेस है। ठीक है, ये हमारा जो है P हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना था, क्योंकि 18 महीने में इसको जो है तैयार किया गया था। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ इसकी, तो 180 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रेन है इसको सेमी हाई स्पीड जो है वो ट्रेन हमारी रहती है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसका जो निर्माण है, जो आपसे पूछा जाता है हमेशा, इसका जो निर्माण है वो ICF चेन्नई द्वारा यहाँ पर किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और अगर मैं इसमें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूँ, तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये तो आप सभी लोगों को पता है कि कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो 2019 में ये चलाई गई थी नई दिल्ली से लेकर NDLS, नई दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में। लेकिन अगर आपसे सेकंड पूछा जाएगा तो सेकंड ध्यान रखना, नई दिल्ली से लेकर कटरा के बीच में इसको चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसके कुछ हमें फैक्ट याद रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसी के बाद मैं बात करता हूँ, जैसे हमारी राजधानी हो गई है ना, हमारी क्या होगी राजधानी। तो राजधानी की जो स्पीड है वो कितनी है, 140 kg के किलोमीटर पर घंटे के आसपास है। और इसको जो है वो 1969 में पहली जो है राजधानी चलाई गई थी। ये थोड़ा सा डेट याद रखना है, यानी कि इसका ईयर याद रखना है। और अगर मैं गतिमान की बात करता हूँ, गतिमान की जो स्पीड है वो 160 के आसपास है। ठीक है, 160 पास के आसपास। और अगर मैं गतिमान की बात करूँ तो इसको 2016 में चलाया गया था, 2016 में। और कहाँ से कहाँ के भी चलाया गया था, तो दिल्ली से आगरा आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं पर देखो कोई अगर फैक्ट आपको कहीं गलत लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसको सुधारा ज़रूर जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं लिखने में गलती कर दूँ या बोलने में गलती कर दूँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रह सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर
ये भी ध्यान देना है कि कहीं आपको अगर कोई चीज़ सही मायने में पता है और मैंने कोई चीज़ गलत लिख दी है तो आप कमेंट्स में जरूर हमें बता दिया करें। बाकी वंदे भारत में आप सभी लोगों को पता है कि इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार 2 ही क्लासें हैं, और बाकी स्पीड मैंने बता ही दिया है, इसकी सारी स्पीड भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 45 कि राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी कार्यालयों में कौन सी समिति जो है वो गठित की जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। लेकिन यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, पकड़ में चीज़ें आ गई है कि भाई भाषा विकास समिति नहीं होगी, हिंदी प्रोत्साहन नहीं होगी, राजभाषा विकास नहीं होगा, हम ज़्यादातर यही चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो आपकी होती है क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इसके जब भी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जीएम होते हैं। और इसकी जब भी बैठक की बात होती है तो ये 3 माह में एक बार इसकी बैठक होती है। तो इस प्रकार से ये याद रखना। फिर इसी प्रकार से आपका आता है डिवीजन लेवल पर, यानी कि मंडल लेवल पर जो राजभाषा समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, डीआरएम होते हैं। ज़्यादातर यही 2 समिति आपसे पूछी जाती है, तो दोनों समितियाँ जो है आपको याद रखनी है। ये भी इसमें क्या होता है 3 माह में इसकी भी एक बार जो है वो बैठक होती है। अगली हमारे पास आती है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो नगर के जो भी केंद्र सरकार के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसकी जो बैठक होती है वो 6 माह में एक बार होती है, 6 माह में एक बार होती है। तो ये वाला फॉर्मेट तो भाई मेरे भाई याद रखना है। दूसरा फॉर्मेट और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, एक आपका होता है संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है। ये जो संसदीय राजभाषा समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। एक तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या आता है, केंद्रीय राजभाषा समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूँ तो उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये अध्यक्ष याद रखने हैं, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। फिर आता है रेल मंत्री या रेल हिंदी जो सलाहकार समिति होती है, सलाहकार जो समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो रेल मंत्री ही होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारे पास आता है 46। ये कह रहा है कि कौन सा जो ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 47, ये कह रहा है कि कन्वर्ट एक्टिवाइज, यानी कि ये पैसिवाइज दे रखा है, इसको एक्टिवाइज में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा क्या है कि आपका ये एक्टिव पैसिवाइज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप लोगों को इसके रूल रेगुलेशन पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़कर चलना है। तो यहाँ पर कह रहा है पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन टिकटलेस ट्रेवलर्स बाई रेलवेज। द रेलवेज इम्पोज पेनल्टीज ऑन टिकट ट्रेवल्स, पेनल्टीज वर इम्पोज्ड ऑन टिकटलेस। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, द रेलवे इम्पोज पेनल्टी ऑन टिकटलेस ट्रेवल्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 48। ये कह रहा है कि रेलवे में माल यातायात का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी गुड्स ट्रैफिक का जब भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर माल का वर्गीकरण और दूरी के आधार पर किया जाएगा। तो ना तो केवल दूरी, ना केवल वजन और माल का प्रकार या मौसम, इसके आधार पर नहीं, बल्कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वो स्टैटिक जीके का फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राजभाषा जो अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है, जो राजभाषा अधिनियम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम यहाँ पर कर लेते हैं। राजभाषा जो अधिनियम है, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगले क्वेश्चन आपसे अन्य तरीके से भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो अगर ये पारित की बात पूछेगा तो 10 मई 1963 यानी कि अधिनियमित हुआ था। लेकिन संशोधन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें संशोधन कब हुआ था। तो 1967 ये संशोधित हुआ था। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि इसमें कुल धाराएँ कितनी हैं। तो कुल धाराएँ इसमें कितनी हैं, 9। और इसमें से महत्वपूर्ण जो धारा है, एक तो आपकी धारा है 3 की 3, ये तो 3 की 3 धारा है जो कि हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर साथ में प्रयोग के बारे में बताती है कि भाई एक साथ यहाँ पर प्रयोग होगा। दूसरा यहाँ पर जो धारा 4 की फर्स्ट है, जो 4 की आपकी पहली है, ये बताती है कि जो संसदीय जो राजभाषा समिति है, संसदीय जो राजभाषा समिति है इसका गठन के बारे में ये बताती है। लेकिन अब जब ये संसदीय राजभाषा समिति की बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। अगर इसका प्रथम गठन की बात आती है तो प्रथम गठन हुआ था 1957 में, और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीबी पंत। तो आपसे यह क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है एग्जाम में कि 1957 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे जीबी पंत। लेकिन अगर मैं इसके पुनर्गठन की बात करूँ, पुनर्गठन, तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1976 में।
ठीक है, 1976 में। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, ओम मेहता। तो दोनों जो क्वेश्चन है ना ये आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता है कि 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ओम मेहता जी थे। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो संसदीय जो राजभाषा समिति होती है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 30। लोकसभा के तो कितने होते हैं, 20, और राज्यसभा के कितने होते हैं भाई, 10। ठीक है, और इन दोनों सदनों के द्वारा जो राजभाषा जो संकल्प था वो पारित किया था कब, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1968। तो मेरे भाई ये भी आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो संसदीय राजभाषा जो समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये जनरली आप सभी लोगों को पता है कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। क्यों होते हैं गृह मंत्री, क्योंकि भाई जो जीबी पंत थे ये पहले गृह मंत्री थे। तो जब यहाँ पर 1957 में ये गठित बनी थी तो जीबी पंत बने थे, तो जीबी पंत कौन थे, गृह मंत्री थे। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट ये पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे गृह मंत्री। इसी के अकॉर्डिंग ये जो सारी चीज़ें थी 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी ये आज हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी अच्छी तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी आप ज़रूर करना, है ना। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार से इसका जो पार्ट 2 है ये जल्दी मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसके 100 के 100 क्वेश्चन हमें यहाँ पर कवर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।